नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 15 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। भाग 15 में आज हम फिर से 25 इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है 2025 की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 किसका उपसर्ग है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस आई पद्धति में जो गुणज 10⁻⁻15 है यह किसका उपसर्ग है? तो फेमटो का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह फेमटो का उपसर्ग हो जाएगा 10⁻⁻15। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अट्टो किसका उपसर्ग होता है? तो अट्टो का जो गुणज होता है वह होता है 10⁻⁻18। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आपका जो अट्टो है इसका हो जाएगा 10⁻⁻18 हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका जेप्टो है, जेप्टो का गुणज क्या हो जाएगा? तो जेप्टो का गुणज हो जाएगा 10⁻⁻21। 10⁻⁻21 जो है जेप्टो का गुणज हो जाएगा। वहीं 10⁻⁻24 जो है योक्टो का गुणज है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 10⁻⁻24 जो है यह योक्टो का गुणज हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। फेमटो का गुणज हो जाएगा 10⁻⁻15 और जेप्टो का गुणज हो जाएगा 10⁻⁻21। अट्टो का गुणज हो जाएगा 10⁻⁻18 और योक्टो का गुणज क्या हो जाएगा? तो योक्टो का गुणज हो जाएगा 10⁻⁻24। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को हम सेंटोमियर के नाम से जानते हैं। तो सेंटोमियर यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका सूत्री विभाजन का चरण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? इसके दौरान जो है विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज। मेटाफेज सूत्री विभाजन का वह चरण होता है जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिनाल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? तो C6H5OH यह सूत्र होता है फिनाल का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आंसर इसका आप देख लीजिए कि पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो उस परिस्थिति में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रतिरोध जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका डी वाला हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, इसका जो प्रतिरोध है वह कम हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कूलाम के नियम में क्या बात बतलाई गई है? यहाँ पे पूछा गया कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो आपका सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? मनुष्यों में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है यह मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं, यानी कि निर्मित किए जाते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। छोटी आंत की अंदरूनी परत में उन अनेक उंगली जैसे उभार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदरूनी परत में अनेक उंगली जैसे उभार देखने को मिलते हैं। तो इन उभारों को हम क्या कहते हैं? तो इन उभारों को जो है वीली कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनको जो है वीली कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए जो है गणना की थी? तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है। और इस पांचवी अवस्था के लिए जो कुछ गणना है सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो दोनों लोगों ने प्रस्तुत किया था, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था की अवधारणा को पेश किया गया था, जिस कारण से पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा पदार्थ की अन्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पदार्थ की अन्य 4 अवस्थाओं को आप याद कर लीजिएगा। पहली आपकी ठोस हो जाएगी, दूसरी द्रव, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा है पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। तो चौथी आप याद कर लीजिएगा, चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की प्लाज्मा हो जाएगी, पहली ठोस हो जाएगी, दूसरी द्रव हो जाएगी और तीसरी गैस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो ध्वनि होती है इसके गुजरने के लिए, इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम आपका तरल हो सकता है, ठोस हो सकता है या गैस हो सकता है। लेकिन जो आपकी ध्वनि होती है यह वैक्यूम में, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ध्वनि है यह निर्वात में नहीं चल सकती है, संचरण नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो ध्वनि है इसकी सबसे अधिक जो चाल है ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि है वह ठोस में संचरण करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा ध्वनि किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग की कैटेगरी में आती है। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर की सहायता से हम जो है डिस्टेंस को या दूरी को कवर करते हैं, यानी कि गाड़ियों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है, गाड़ियों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी को मापने के लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तने अथवा शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस व्यवस्था को जो है फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ब्रीडिंग की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग की इस अवस्था को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो फसलें होती हैं उनकी जो पोषक गुणवत्ता होती है उसको जो है बढ़ाया जाता है, यानी कि फसलों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको बढ़ाने का कार्य किया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या टेट्रोफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो टेफ्लॉन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टेफ्लॉन प्राप्त होता या निर्मित होता है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाता है पायरन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पायरन। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा करी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो खोज है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी इसको कहता है, स्थिरांक भी इसको आप बोल सकते हैं। तो सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की गणना जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तब आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। तब आपका आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया गया था, लेकिन सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की गणना जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम जड़त्व के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वह प्रवृत्ति जिससे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है या समान गति से गतिमान रहती है उसको हम जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट कोच को जो है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, और न्यूट्रॉन के खोज किसके द्वारा करी गई थी? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल कण होता है। ये फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है और इसकी जो खोज है जेम्स चैडविक के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो तरल नाइट्रोजन होती है, उसका क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है
तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसमें से कार्बन के अपरूप की पहचान करने की कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन का इसमें से एक अपरूप हो जाएगा हीरा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भार का SI मात्रक क्या होता है? SI इकाई क्या होती है? तो भार का SI इकाई आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भार की जो SI इकाई है वह न्यूटन हो जाएगी। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर में आपका क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो जनरल साइंस के 25 प्रश्नों की हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 15 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।